सो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। ओके, सो बच्चों, आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सिलेबस का, दैट इज़ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अभी ये जो चैप्टर है ये काफ़ी आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। बस यहाँ पे क्या करना है हमको, कुछ की टर्म्स हैं, ठीक है, एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कॉन्सेप्ट हमको पकड़ के चलना है, तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। समझ रहे हो? मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ चैप्टर्स में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बहुत मेन होती हैं, वो मेन चीज़ें पकड़ के चल लो, आपका पूरा चैप्टर सिंपल आसानी से क्लियर हो जाता है। तो एनबीएफसी एक वैसा चैप्टर है। एंड ये जो चैप्टर है एनबीएफसी, हम लोगों ने आरबीआई एक्ट में पढ़ा था, दैट आरबीआई जो है रेगुलेट करता है किसको, एनबीएफसी को। तो वहाँ हमने एक बहुत ही छोटा सा एक देखा था एनबीएफसी होता क्या है, एक मैंने वो बहुत ही ब्रीफ सा एक डिस्क्रिप्शन दिया था आपको एनबीएफसी के बारे में। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग एनबीएफसी को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। एनबीएफसी क्या होती है, ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन मिलता है। हमने पढ़ा था कि आरबीआई जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है, आरबीआई ही जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देता है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन मिलता है, क्या प्रोसेस रहता है, कितने टाइप्स ऑफ एनबीएफसी होता है, क्या फंक्शनिंग है, वो सब इन डिटेल हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। एंड एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ये जो चैप्टर रहेगा एनबीएफसी, ये भी आपका कम से कम 4 to 5 मार्क्स का रहेगा। ये चैप्टर भी आपका कम से कम 4 to 5 मार्क्स का रहेगा। समझ रहे हो? तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस काम का तो चैप्टर है ही हमारे। ओके, और सिंपल चैप्टर है, सबसे अच्छी बात तो ये। चलिए स्टार्ट करते हैं एनबीएफसी को, ठीक है। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। देखो, पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, व्हाट इज़ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, ये हमारी कंट्री में जो फाइनेंस का है ना, जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके हाथों में है, कौन मतलब संभालता करता है, तो सर आरबीआई गवर्न करता है, बिल्कुल। और ये जो सप्लाई ऑफ मनी वगैरह जो होती है किसके थ्रू होती है, सर बैंक के थ्रू होती है। बट और समझो, किसी को अगर लोन वगैरह चाहिए, किसी को फाइनेंशियल सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है, लोन चाहिए, एडवांसेस चाहिए, किसी को अपना जो है बिल्स डिस्काउंट कराने का है, किसी को लीजिंग का चाहिए, है ना, मॉर्टगेज लोन लेने का है किसी को, है ना, फाइनेंस भी बहुत तरीके से प्रोवाइड हो सकता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स कौन पूरा करता है, सर बैंक्स पूरा करते हैं, कमर्शियल बैंक्स पूरा करते हैं, बिल्कुल सही बात। बट देखो, ये जो बैंक्स हैं ना, हम भी जानते हैं हर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर, हर स्टेट के अंदर और हर सिटी के अंदर बैंकिंग सिस्टम एक जैसा तो नहीं होता। किसी कंट्री में या किसी स्टेट में, किसी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बैंकिंग सिस्टम, तो किसी स्टेट या किसी सिटी के अंदर इतना डेवलप नहीं होता। समझते हो? क्योंकि इतना बड़ा कंट्री हमारा, जहाँ एसबीआई की हम बात करें, जिसका सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है पूरी कंट्री के अंदर, तो कहीं ना कहीं एसबीआई ने ऑल दो अपना ब्रांचेस हर जगह खोल रखा है, बट स्टिल इतना सारा लार्ज, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है इंडिया का, इतना पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो फंड्स का रिक्वायरमेंट है या जो फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है वो भी क्या है, बहुत बड़ा है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक बैंकिंग सिस्टम अकेले तो हैंडल नहीं कर सकता। तो वहाँ पे पिक्चर में आते हैं कौन, वहाँ पे पिक्चर में आता है आपका एनबीएफसी। वहाँ पे पिक्चर में कौन आता है, वहाँ पे पिक्चर में आता है आपका एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कि देखो, बैंक अकेला क्या नहीं कर सकता, पूरी इकोनॉमी का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे बैंक के काम को असिस्ट करने आ रहा है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये बैंक नहीं है, बट ये भी क्या करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है, लाइक बैंक। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो एनबीएफसी इज वेरी मच लाइक अ बैंक, बट इट इज नॉट अ बैंक। एनबीएफसी का काम अगर आप देखेंगे तो एनबीएफसी का काम बिल्कुल वही है जो एक बैंक का काम होता है इन रिगार्ड्स टू फाइनेंस, बट एनबीएफसी एक बैंक नहीं है। काम भले ही बैंक जैसा है बट बैंक नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी यही है कि नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल कंपनीज, कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ऐसी कंपनीज हैं जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट इनको बैंक मत समझ लेना। दीज आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एंड हम जैसे इंडिविजुअल्स को एट लार्ज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ये एनबीएफसीज। देखो एक इंडिविजुअल होता है, अगर एक गवर्नमेंट सैलरीड अगर एम्प्लॉई है तो उसको लोन लेने में इतना दिक्कत नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयड है, उसका जो है अच्छा सा उसका जो है आईटीआर वगैरह भरा रहता है, फॉर्म 16 होता है उसका जो क्रेडिट रेटिंग है बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको ईजिली लोन मिल जाता है। बट अगर एक प्राइवेट बिजनेसमैन की बात करें, एक प्राइवेट इंडिविजुअल की बात करें, एक इंडिविजुअल की बात करें जो कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं है ना, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई है, तो उसका क्रेडिट रेटिंग इतना स्ट्रांग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका जो सैलरी है गवर्नमेंट में तो क्या है, फिक्स है, आपका टर्मिनेशन नहीं होने वाला। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आज है कल नौकरी नहीं है, आज तुमको पूछ रहे कल नहीं पूछेंगे। फिर तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक ऐसे लोगों को बैंक क्या नहीं करता, इतनी आसानी से लोन नहीं देता है। बैंक थोड़ा हेजिटेट रहता है कि यार इसकी क्रेडिबिलिटी पे मुझे भरोसा नहीं, क्या पता इसकी नौकरी का, मैंने इसको 10 साल का लोन दिया, मालूम पड़ा 2 साल बाद इसकी नौकरी छूट गई तो। देखो जैसे भी ये अपना कोरोना का टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, कितने इस प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने ही लोगों का पे स्केल कट हो गया, समझ रहे हो। बट मजाल है कि गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी एक एम्प्लॉय की नौकरी गई हो या किसी की भी सैलरी डिडक्ट हुई हो, तो वहाँ पे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर वालों पे क्रेडिट भरोसा नहीं कर सकते यार, क्या पता कल को कुछ भी हो जाए। तो बैंक क्या नहीं करते, ऐसे लोगों को लोन नहीं देते। तो फिर ऐसे लोगों को लोन देगा कौन? तो वहाँ पे पिक्चर में आता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये ऐसे फाइनेंशियल कंपनीज होती है जिनका काम ही, जिनका प्रिंसिपल बिजनेस, मेन बिजनेस है ना, प्रिंसिपल बिजनेस ये क्या होता है, टू प्रोवाइड फाइनेंस, लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर सके। खुद आपके घर आएंगे, अरे लोन ले लो यार, कई बार फ़ोन आता है हमारे पास, मैसेजेस आते हैं, इतना इतना लोन का रिक्वायरमेंट है, तो जस्ट इस पे लिंक पे क्लिक करो या इतना कॉल मिलाओ, फट से लोन मिल जाएगा। तो वो होते हैं आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एक तरीके से मैं बोलूँ तो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को या मैं कहूँ जो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ क्रेडिट को मेंटेन करके चलते हैं एनबीएफसी, समझ लो। क्योंकि बैंक तो हर किसी को लोन नहीं देता है, बट रिक्वायरमेंट तो सबको होती है। तो वहाँ पे फिर पिक्चर में कौन आता है, एनबीएफसी आता है। तो चलो बच्चों, हम उसी एनबीएफसी के बाद यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, आई होप तुमको समझा होगा। कुल मिला के एनबीएफसी कंपनी है जो क्या करता है, बैंक की तरह एक्ट करता है, बैंक के ही फंक्शंस परफॉर्म करता है, बट बैंक नहीं होता है। जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, लाइक लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। NBFC are institutions that provide banking and financial services without meeting the legal definition of a bank। मैंने आपको बताया कि बैंक नहीं है, बट स्टिल बिना बैंक की डेफिनेशन मीट करे क्या करता है, आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है। In the past few years, these organizations had played a crucial role in the growth of economy. The reserve, क्यों, कैसे कि भाई पॉपुलेशन एट लार्ज को लोन इन्होंने दिया है, सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन इन्होंने ही करा है, तो इसलिए क्रूशल रोल इन्होंने प्ले करा है इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द आरबीआई, इज इंटरेस्टेड विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एनबीएफसी। ये लोग, हम ये वाला फंक्शन हमने ऑलरेडी आरबीआई के अंदर पढ़ा था कि आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट और सुपरवाइज करता है किसको, एनबीएफसी को, ओके। नाउ RBI, while exercising its delegated legislation of making regulation for NBFC, have the following objectives। जब RBI क्या कर रहा होता है, NBFC को रेगुलेट करने के लिए या NBFC को कंट्रोल करने के लिए जो वी कैन से पॉलिसीज़ वगैरह बना रहा होता है, ठीक है, जो रेगुलेशंस वगैरह बना रहा होता है, तो उसमें RBI का 2 ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। RBI के 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मैं NBFC को रेगुलेट करने वाला हूँ, तो मैं कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाऊंगा, मैं कुछ ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा कि जिसका एम क्या होगा, पहला, टू एंश्योर हेल्दी ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। अनहेल्दी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, हेल्दी ग्रोथ होनी चाहिए फाइनेंशियल कंपनीज की। हेल्दी ग्रोथ का मतलब क्या, कि भाई एक इजी प्रोसेस होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, और प्लस ऐसा कुछ रहना चाहिए कि भाई ट्रांसपेरेंसी रहे,
ऐसा ना हो कि भाई फाइनेंशियल कंपनी से ग्रोथ कर रही है बट वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से समझो धांधली वगैरह चल रही है, करप्शन चल रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंश्योर हेल्थी ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। देन दूसरा, एंश्योर दैट दीज कंपनीज फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। प्लस ये भी एंश्योर करना होता है कि भाई ये जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, फाइनेंशियल सिस्टम के ही पार्ट की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है आरबीआई का वाइल फॉर्मुलेटिंग रेगुलेशंस ऑफ एनबीएफसीज। देन एनबीएफसी का डेफिनेशन का अगर हम बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी, कि एनबीएफसी इज ए कंपनी registered under the Companies Act 2013 for any earlier enactment और any earlier enactment, यानी 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था ना, तो उसकी बात कर रहा है। एंगेज इन दी फॉलोइंग बिजनेस। देखो एनबीएफसी, कोई भी एनबीएफसी बनने से पहले एक होता है कंपनी, है ना। कोई भी एनबीएफसी बनने से पहले क्या होती है, एक कंपनी होती है जो कि क्या होती है, लेटर ऑन एनबीएफसी बन जाती है। सबसे पहले अगर आपको एनबीएफसी बनना है तो यू शुड बी अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और द कंपनीज एक्ट 1956 अर्लियर इनएक्टमेंट्स। ठीक है, तो एक कंपनी को एनबीएफसी बनने के लिए, मतलब अगर किसी को एनबीएफसी बनना है तो सबसे पहले उसको क्या बनना पड़ेगा, एक कंपनी बनना पड़ेगा। कंपनी हुई रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, चाहे 2013 का हो या उससे पहले वाला हो। ठीक है, आप पहले कंपनी बन जाओ अंडर द कंपनीज एक्ट, उसके बाद आप क्या बन सकते हो, एनबीएफसी बन सकते हो। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया हमको मीट करना पड़ता है एनबीएफसी बनने के लिए। ऐसा नहीं कि आज बात करियो कल एनबीएफसी बन गए, आज कंपनी बना तो कल एनबीएफसी बन गया, नहीं 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 नहीं। पहले कंपनी फॉर्म कर लो, वो कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरा करना रहेगा, उसके बाद वो क्या मिलेगा, उसको एनबीएफसी की तरह सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो कुल मिला के हम एनबीएफसी का डेफिनेशन का बात करें तो एनबीएफसी इज ए कंपनी हु इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड हु हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन, जिसके पास जो ये फॉलोइंग फंक्शंस करता है। कौन कौन से फंक्शन करता है, उसी को हम एनबीएफसी बोलेंगे। ऐसी कंपनी जो ये फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको आप एनबीएफसी बोलोगे। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस, भाई जो लोन्स एंड एडवांसेस ऑफर करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, लोन्स एंड एडवांसेस ऑफर करता है। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज। ठीक है, दूसरी कंपनीज के शेयर्स को अक्वायर करता है, स्टॉक्स को अक्वायर करता है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, तो इनको अक्वायर करता है। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे फाइनेंस करना, ये तो शेयर वगैरह खरीद रहा है, बॉन्ड्स वगैरह खरीद रहा है। तो बेटा समझो, अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हो, किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर रहे हो, किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज कर रहे हो, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप उसको फाइनेंस ही तो प्रोवाइड कर रहे हो ना। आप फाइनेंस ही तो प्रोवाइड कर रहे हो उसके थ्रू, तो बस हो गया फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करना। तो भाई तो ऐसी कंपनीज जिसका जो क्या करे, जो फॉलोइंग बिजनेस करे, कौन सा सर, लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट फंड बिजनेस। ओके, तो ये सारे बिजनेस करने वाली कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं एनबीएफसी। ठीक है, आई बात समझ में। बट ध्यान रखने का, ऐसे कंपनीज जो ये वाली एक्टिविटीज करेगा जो नीचे भी आ रही हैं, वो एनबीएफसी नहीं होगा। तो देखो क्या बोल रहा है, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हु हैज़ फॉलोइंग प्रिंसिपल बिजनेस। बट समझो, ऐसा इंस्टीट्यूट है ना, ऐसा इंस्टीट्यूट जो क्या करता है, ये वाले बिजनेस परफॉर्म करता है, फॉलोइंग बिजनेस परफॉर्म करता है, इनको एनबीएफसी नहीं कहेंगे। कौन सा, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो परचेज और सेल कर रहा है किसका, गुड्स का। देखो अदर देन सिक्योरिटीज का नहीं, गुड्स का। ओके, गुड्स को बेच रहा है, खरीद रहा है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो इंस्टीट्यूशन को हम एनबीएफसी बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ओके, तो समझो यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड आ गया। एनबीएफसी इज अ कंपनी विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, कौन कौन, लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, हायर परचेज, लीजिंग, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट फंड बिजनेस। बट एनबीएफसी में क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड, तो उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल एंड परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, उसको हम एनबीएफसी नहीं बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन था आपका एनबीएफसी का छोटा सा। ओके, आप एनबीएफसी का डेफिनेशन अगर चाहो, मीनिंग डेफिनेशन लेना तो उसको आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि एनबीएफसी इज अ कंपनी हु इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और जिसके फॉलोइंग फंक्शंस हैं एंड हु प्रोवाइड्स एंड हुज
प्रिंसिपल बिजनेस इज टू प्रोवाइड फाइनेंस, ठीक है, एंड हुज प्रिंसिपल बिजनेस टू प्रोवाइड फाइनेंस, ठीक है। आगे देखिए रेसिडुअरी एनबीएफसी। देखो एक एनबीएफसी तो वो है ही कि भाई एनबीएफसी का डेफिनेशन तो ये है ही, बट कुछ कंपनीज जो क्या करे, यहाँ पे दिया हुआ क्राइटेरिया मीट कर ले, ठीक है, ऐसी कंपनीज जो ये जो क्राइटेरिया यहाँ पे हमने मेंशन किया है इसको अगर फॉलो कर लेता है, इसको मीट कर लेता है, तो ऑल्दो उसका बिजनेस लोन्स एंड एडवांसेस देना नहीं है ना, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स नहीं है, लीजिंग नहीं है, हायर परचेज नहीं है, इंश्योरेंस बिजनेस नहीं है, चिट फंड बिजनेस नहीं है, बट उसने अगर क्या करा है, ये जो यहाँ पे जो हम मैटर पढ़ने वाले हैं ये कंडीशन को कंप्लाई करा है, तो बेटा वो भी क्या कहलाएगी, वो भी एक एनबीएफसी कहलाएगी, और इसको हम नाम देते हैं रेसिडुअरी एनबीएफसी। रेसिडुअरी एनबीएफसी मतलब अरे वो तो एनबीएफसी जो मेन है वो तो है ही, उसके साथ में ये लोग भी एनबीएफसी ही कहलाते हैं, ठीक है। कौन, देखो अ रेसिडुअरी एनबीएफसी इज अ कंपनी which has principal business of receiving deposits under any scheme or arrangement in one lump sum or in installments by way of contributions or in other manner as also a non-banking financial company। ऐसी कंपनी जो क्या कर रहा है, जो कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है अंडर एनी स्कीम, किसी भी स्कीम के अंदर। समझ तो जैसा होता है ना, कई कंपनीज होती हैं, कई ऐसी कंपनीज आती हैं जो क्या करती हैं, आपका आरडी वगैरह कराती हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स कराती हैं कि भाई हर महीने 1000 रुपीज़ जमा कराओ एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 14,000 ले लेना, या एक काम करो 2 साल के लिए आप पैसा हमको जमा करा दो 25,000 50,000, और 2 साल बाद जो है 25,000 के ऊपर 30,000 ले लेना, या 50,000 के ऊपर 60,000 ले लेना, ऐसा कुछ आती हैं, याद हो तो, है ना। वो बैंक्स तो होते नहीं है, वो कुछ कंपनीज आती हैं। तो ऐसी कंपनीज जो क्या कर रही है, अंडर एनी स्कीम अंडर एनी अरेंजमेंट क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट्स को, ठीक है, या तो एक लमसम अमाउंट के अंदर या इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, ठीक है, या किसी भी मैनर में। तो ऐसी कंपनीज को जो क्या कर रही है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है, ऐसी कंपनीज को भी हम क्या बोलते हैं, एनबीएफसी बोलते हैं, ओके। देखो रेसिडुअरी एनबीएफसी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एनबीएफसी, तो रेसिडुअरी एनबीएफसी को भी हम एनबीएफसी ही बोलते हैं, ठीक है। इनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या था बच्चों, इनका प्रिंसिपल बिजनेस था रिसीविंग डिपॉजिट्स, ओके। देन मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उसका प्रिंसिपल बिजनेस है रिसीविंग द डिपॉजिट्स, उसका प्रिंसिपल बिजनेस है रिसीविंग द डिपॉजिट्स। तो व्हाट डू वी मीन बाय प्रिंसिपल बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब क्या, ओके। तो देखो फाइनेंशियल एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बिजनेस इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देखो यहाँ पे विच हैज द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स, ठीक है। तो रिसीविंग डिपॉजिट मतलब आप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो फाइनेंशियल सर्विस आपका प्रिंसिपल बिजनेस है या नहीं है, ये पता कैसे करेंगे, आपने कहा यहाँ पे कि एनबीएफसी एक ऐसी कंपनी है ना, जो क्या कर रही है, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, रिसीविंग द डिपॉजिट्स, यानी कि फाइनेंस टू प्रोवाइड फाइनेंस, है ना, टू प्रोवाइड दी फाइनेंस, रिसीविंग डिपॉजिट प्लस टू प्रोवाइड फाइनेंस, इसमें दोनों चीज़ आएंगी, यहाँ पे मेंशन नहीं है, रिसीविंग डिपॉजिट्स प्लस टू प्रोवाइड फाइनेंस, ठीक है। तो जिसका ये प्रिंसिपल बिजनेस है तो वो एनबीएफसी कहलाएगा। अब मुझे पता करना है कि यार इस कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड करना है या नहीं है, वो मैं पता कैसे करूँगा, तो उसके लिए यहाँ पे उसने दिया हमको तरीका, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस के अंदर, कि भाई फाइनेंशियल एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बिजनेस इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। किसी भी कंपनी का अगर आपको पता करना है कि प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंस करना है या नहीं है, तो उसके लिए ये तरीका आजमा लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके लिए ये कंडीशन जो नीचे दिए ना, 2 कंडीशन दिए, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो हम समझ जाएंगे कि उस कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, फाइनेंस, है ना, टू प्रोवाइड फाइनेंस या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। एंड अगर उसका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है तो उसका मतलब क्या है, वो क्या है, एक एनबीएफसी है, ठीक है। तो चलो, यानी कि एक तरह का क्या हो गया, टेस्ट हो गया, इस ये एक तरह का टेस्ट होता है बच्चों। इस मतलब ये जो कंडीशंस कंप्लाई करने की बात करें ना हम, कि ये 2 कंडीशंस कंप्लाई करेगा तो हम समझ लेंगे कि उसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या, फाइनेंस करना, ठीक है। तो ये एक तरह का टेस्ट है, आप टेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, और अगर टेस्ट को पास कर गया तो एनबीएफसी है, और टेस्ट को पास नहीं करा तो एनबीएफसी नहीं है। तो इस जो टेस्ट है ना बच्चों, इस टेस्ट को हम एक नाम देते हैं, इस टेस्ट को बोलते हैं बच्चों 50-50 टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं 50-50 टेस्ट। सर व्हाट इज 50-50 टेस्ट, अभी बताएंगे, है ना। देखो पढ़ते हैं कल एक बार।
company's financial assets constitute more than 50% of the total assets and income from financial assets constitute more than 50% of the gross income. ठीक है, a company which fulfills both these criteria will be registered as NBFC by RBI. मतलब ऊपर जो कंपनीज आपने बताई थी ये तो NBFC थी, प्लस साथ में एक कोई कंपनी है जो ये वाले बिजनेस तो नहीं कर रही है, जो मेंशन करती है वाले बिजनेस तो नहीं कर रही है, बट जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, टू फाइनेंस, और वो कैसे पता करा आपने, 50-50 टेस्ट के थ्रू पता करा। तो इसका मतलब आपको RBI क्या कर लेगा, एज एन NBFC रजिस्टर्ड कर लेगा। ठीक है, तो सर वो 50-50 टेस्ट था क्या, वो कंडीशन थी क्या, तो उस कंडीशन को मैंने बोला उसको क्या बोलते हैं, 50-50 टेस्ट बोलते हैं। सर 50-50 टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जो पहला 50 है, जो फर्स्ट 50 है ना, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 50-50 टेस्ट। तो जो फर्स्ट 50 है इसका मतलब ये रहता है कि आप मतलब जो कंपनी की हम बात कर रहे थे ना, उस कंपनी की टोटल एसेट्स का, उस कंपनी की टोटल एसेट्स का एटलीस्ट 50% ऑफ एसेट्स किस में होना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आपने किसी कंपनी में या तो इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, यानी कि उसके शेयर्स परचेज कर रखे हो, उसके बॉन्ड्स परचेज कर रखे हो, डिबेंचर्स परचेज कर रखे हो, या तो ऐसा हो, या आपने उसको क्या कर रखा हो, लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हो, समझ रहे हो, और ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आपने उसको प्रोवाइड कर रखी हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगी, आपकी फाइनेंशियल एसेट्स कहलाएंगी। ठीक है, तो अगर आपकी टोटल एसेट्स का 50% से ज़्यादा का हिस्सा, कम से कम 50% तो है, ठीक है, कम से कम 50% तो है, मतलब 50% को काउंट नहीं करते, मोर देन 50% होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट नहीं बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे हम, मोर देन 50% बोलेंगे। एक मिनट रुकिए, मोर देन 50%, विच मीन्स एटलीस्ट 51% तो होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 51% तो होना ही चाहिए। तो मोर देन 50% यानी एटलीस्ट 51% तो आपकी जो टोटल एसेट्स है उसका 51% किस में होना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में होना चाहिए, पहला टेस्ट के अकॉर्डिंग 50, पहला जो 50 आता है उसका। और जो दूसरा 50 उसका मतलब क्या है, दूसरा 50 ये बोलता है कि आप जो कंपनी की बात कर रहे हो ना, उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं, यानी उसको जो भी पैसा मिल रहा है ऑल एंड ऑल, है ना, ग्रॉस रिसीट्स जो है, उस ग्रॉस रिसीट्स का मोर देन 50% जो है रिसीट्स, वो किसके थ्रू आनी चाहिए, वो रिसीट्स आनी चाहिए थ्रू फाइनेंशियल एसेट्स। जैसे मैंने ये फाइनेंशियल एसेट्स में ये मेरी एसेट्स थी ना, फाइनेंशियल एसेट्स थी, इनमें मैंने इन्वेस्ट किया था, जिनमें मैंने पैसा लगाया है, मैंने किसी को लोन दिया, मैंने किसी को एडवांस दिया, मैंने किसी के शेयर परचेज करा, मैंने किसी को डिबेंचर परचेज करा है, तो वो मेरी फाइनेंशियल एसेट्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल एसेट्स के बाद मुझे क्या होगा, कुछ ना कुछ रिसीट्स मिलेंगी, है ना, कुछ ना कुछ रिसीट्स मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। मानते हो मेरी बात? हाँ, तो वो डिविडेंड और वो इंटरेस्ट वाली जो रिसीट्स हैं, उनकी वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम उनकी वैल्यू 51% तो होनी चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, मोर देन 50% होगा। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट की फॉर्म में होने वाली इनकम कम से कम 51% होनी चाहिए, तो माना जाएगा कि भाई मेरी जो ग्रॉस रिसीट्स है उसका मोर देन 50% हिस्सा कहाँ से आ रहा है, फाइनेंशियल एसेट्स से होने वाली इनकम से आ रहा है। तो जब ये दोनों 50-50 टेस्ट पूरे मतलब मैं कंप्लाई कर लूँगा, ऐसी कंपनी जो ये दोनों 50-50 टेस्ट कंप्लाई कर रही, तो ऐसा माना जाएगा कि उसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंस। एंड अगर मेरा प्रिंसिपल बिजनेस टू प्रोवाइड फाइनेंस है, तो फिर मुझे RBI जो है क्या कर लेगा, वो एज एन NBFC रजिस्टर कर लेगा। ठीक है, फिर वो कंपनी रजिस्टर हो जाएगी एज एन NBFC। आया समझ में? अगर NBFC बनना है तो भैया तो डेफिनेशन को कंप्लाई करो, या फिर रेसिडरी NBFC में हो। रेसिडरी NBFC में आना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंस करना होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए 50-50 वाला टर्म कंडीशन पूरा करो कि भाई अगर मैं 50-50 टेस्ट को पूरा करता हूँ तो मैं क्या हूँ, NBFC। 50-50 टेस्ट बोल के क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई देखो
पहला वाला 50 तो ये बोलता है कि आपकी जो टोटल एसेट्स है उस टोटल एसेट्स का क्या एटलीस्ट नहीं मोर देन 50%, यानी कि एटलीस्ट 51% आपकी एसेट जो है वो किस में होनी चाहिए, फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में होनी चाहिए। फाइनेंशियल एसेट्स बोले तो या तो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होनी चाहिए, यानी शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह वगैरह, या लोन्स एंड एडवांसेस की फॉर्म में होनी चाहिए। फिर दूसरा 50 ये बोलता है कि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स से जो इनकम आ रहा है ना, तो आपकी जो ग्रॉस एसेट्स है उसका मोर देन 50% यानी कि एटलीस्ट 51% तो हिस्सा कहाँ से आना चाहिए, ये फाइनेंशियल जो एसेट्स है ना उसकी इनकम से आना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन कंप्लाई होगी तो फिर आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, विल बी रजिस्टर्ड एज NBFC विद द RBI। ओके बच्चों, आई बात समझ में? तो आप जब ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जब ये लेक्चर ले रहे हैं तो जो मैंने मार्क करा है, जो मैंने लिखा है, ठीक है, आप भी उसको वैसे के वैसे लिखते चलो, वैसे के वैसे मार्क करते चलो, तो आपको पढ़ने में बाद में आसानी रहेगी। ठीक है, लाइक जो की पॉइंट्स होते हैं ना वो आपको दिमाग में रहेंगे हमेशा, ऐसा पूरा पूरा पढ़ने से अच्छा। और जैसे मैंने लिखवाया है तो उसको लिख लेने का, इससे क्या होगा आपको, मतलब जो इसका जो थीम है ना वो हमेशा याद रहेगा, नहीं तो बार बार लेक्चर थोड़ा देखने बैठोगे, समझ रहे हो? तो ये जो चीज़ लिखवाता हूँ ये भी लिख लेने का, तो थोड़ा नोट्स वोट्स बनता रहेगा तुम्हारा। देखो आगे की बात करें, हाँ एक नोट दिया है हमको यहाँ पे, वो नोट ये बोल रहा है दिस टेस्ट इज पॉपुलरली नोन एज 50-50 टेस्ट एंड इज अप्लाइड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ कंपनी इज इनटू अ फाइनेंशियल बिजनेस। ओके, नाउ सिमिलैरिटी बिटवीन NBFC एंड बैंक। नाउ NBFC और बैंक हमने कहा दोनों एक जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है, दोनों क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे थे, अभी देखा था हमने, है ना, दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन वगैरह ऑफर कर रहे हैं। तो क्या सिमिलरिटी एंड क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो हम देखते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड NBFC, तो इम्पॉर्टेंट है देखो एक्सक्यूज मी देखिए, both bank and NBFC are involved in the business। NBFC lend and make investment, ठीक है। नाउ NBFC, तो यहाँ पे कुल मिला के अब ये जो पॉइंट्स दिए ना यहाँ पे, दीज आर द डिफरेंसेस रादर देन सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी नहीं है, रादर देन सिमिलैरिटी, यहाँ पे आपको डिफरेंसेस गिवन है, ठीक है। ये क्या गिवन है, डिफरेंसेस गिवन है, डिफरेंसेस बिटवीन NBFC एंड बैंक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NBFC बैंक, तो देखो पहला डिफरेंस क्या बोलता है बच्चों, देयर आर थ्री डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस बोलता है कि NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स बट अ बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। बैंक डिमांड डिपॉजिट समझते हो, ऐसी डिपॉजिट्स विच कैन बी विदड्रॉन बाय द कस्टमर्स ऑन डिमांड। तो बैंक कैन इशू, बैंक कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, बट एन NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। NBFC डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और बैंक उस डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पर ही क्या करता है, इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को क्या करता है, क्रिएट करता है। याद है क्रेडिट क्रिएशन, आप लोगों ने CS फाउंडेशन में पढ़ा होगा, बैंकिंग वाले चैप्टर में, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन डिमांड डिपॉजिट्स के बेसिस पे होता है, डिमांड डिपॉजिट्स इनटू व्हाट, मनी मल्टीप्लायर, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट्स के बेसिस के ऊपर बैंक क्या करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है, पैसे को क्रिएट करता है। तो वो एबिलिटी सिर्फ कमर्शियल बैंक के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। तो अकॉर्डिंगली इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अ बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स बट एन NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, पहला डिफरेंस। ओके, एंड डिमांड डिपॉजिट इज व्हाट, विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, अभी पैसा जमा करा अभी ले जाओ। बट NBFCs में कैसा होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक एक साल तक पैसा जमा कराओ, रिकरिंग बेसिस पे, एक साल बाद पैसा ले आना, या 2 साल के लिए आपने FD करा ली, तो उसमें आप डिमांड डिपॉजिट्स नहीं होता है, ठीक है, पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, NBFCs कैन नॉट इशूज चेक टू इट्स कस्टमर्स। बैंक क्या करता है, आपने पैसा बैंक में जमा कराया, तो अगेंस्ट दोज डिपॉजिट्स बैंक आपको क्या करके देता है, चेक बुक इशू करके देता है, चेक्स इशू करके देता है, और जिसको आप यूज़ करते हो बाद में किसी और को फर्दर पेमेंट के लिए। बट NBFC में क्या है, आप RD वगैरह करा रहे हो, FD वगैरह करा रहे हो, टाइम डिपॉजिट करा रहे हो कुल मिला के, तो अगेंस्ट दी टाइम डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में कभी भी चेक इशू नहीं होता है बच्चों। कभी सुना है कि FD करा रखी बैंक में तो उस FD के अगेंस्ट में मुझे चेकबुक मिली हो? नहीं, हम जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं बैंक में या जो हम करंट अकाउंट खोलते हैं उसका चेकबुक मिलता है हमको। तो NBFC से केवल टाइम डिपॉजिट ले रहा है, तो अकॉर्डिंगली NBFC क्या नहीं करता,
जो डिपॉजिट आपने बैंक में एनबीएफसी में जमा कराना उसके अगेंस्ट में एनबीएफसी आपको कभी भी क्या नहीं देता है, चेकबुक इशू नहीं करता है। बट वहीं दूसरी तरफ बैंक कैन इशू चेकबुक्स टू इट्स कस्टमर्स अगेंस्ट द डिपॉजिट्स। सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, देखो दो डिफरेंस अब तक क्या हुए, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चेकबुक इशू नहीं कर सकता। तीसरा डिफरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी अनलाइक इन केस ऑफ बैंक। देखो क्या है ना, बैंक के केस में क्या है कि आपने पैसे जमा करा रखा बैंक के अंदर और मान लीजिए आपका बैंक जो आपको धोखा देके भाग गया। ओके, मतलब बैंक जो है इंसॉल्वेंट हो गया या बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया बैंक, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया कुल मिला के, ठीक है। अब बैंक तो पैसा दे नहीं सकता आपका, तो उस केस में क्या है, अगर आपका पैसा बैंक में जमा है ना, तो वहाँ पे बेटा ये इंश्योरेंस स्कीम है, इंश्योरेंस फैसिलिटी है कि वहाँ पे अगर ऐसा कोई भी बैंक है जो अगर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट करता है या अपने कस्टमर्स का पैसा लेके भाग जाता है, तो बेटा वहाँ पे उसको मतलब उसके जो कस्टमर्स है उनको क्या मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। और अभी वो इंश्योरेंस का अमाउंट मेरे ख्याल से 5 लाख कर दिया है कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। 5 लाख तक का इंश्योरेंस मतलब आपका जितना पैसा जमा है, मान लो मेरा बैंक में पैसा जमा है 2 लाख, तो मेरे 2 लाख पूरे क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे, 2 लाख का मेरे को इंश्योरेंस मिल जाएगा, है ना। मैक्सिमम अमाउंट कितना, 5 लाख। मान लो अगर मेरे 10 लाख रुपए जमा थे और बैंक ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो वहाँ पे मुझे 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख तक का है और बाकी तो जितना डिपॉजिट है उतना मिलेगा, बट मैक्सिमम अमाउंट कितना, 5 लाख, ठीक है पहला। बट इन केस ऑफ एनबीएफसी, अगर एनबीएफसी आपका पैसा लेके भाग गया, समझ रहे हो, तो उस केस में ऐसा कोई भी इंश्योरेंस उसके डिपॉजिटर्स को नहीं है। तो ये तीसरा डिफरेंस है कि अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो वहाँ पे उसके डिपॉजिटर्स को क्या मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है अप टू अ वैल्यू ऑफ 5 लाख, और वो वैल्यू तो बढ़ती है कि अगर आगे बढ़ी तो, अभी तो 5 लाख है। बट इन केस ऑफ एनबीएफसी ये डिपॉजिट जो इंश्योरेंस स्कीम में है, इसका बेनिफिट एनबीएफसी के जो डिपॉजिटर्स हैं उनको नहीं मिलता है। तो ये तीसरा डिफरेंस हुआ। तो दीज आर द 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। ऑल्दो इन दोनों का फंक्शनिंग सेम है, दोनों फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दोनों डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, बट ये 3 मेन डिफरेंस है। एक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। एक चेक इशू कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। एक को इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल है, दूसरे को नहीं है। तो दीज आर द मेन 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक। आई होप तुम लोग को याद हो गया होगा, अभी इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ तो एनबीएफसी क्या होता है, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। 50-50 टेस्ट हमने पढ़ लिया कि भाई 50-50 टेस्ट क्या होता है, 50% एसेट 50% रिसीट्स। फिर हमने देख लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक। एक पूरा ओवरव्यू ले लिया हमने अब तक एनबीएफसी का। तो एनबीएफसी का जो समझो जो बेस पार्ट था ना, बेस वो हुआ पूरा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा एनबीएफसी का वो है कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी, या मैं ऐसा कहूँ टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है, पहले कैटेगरीज आ रहा है, कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी, और कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी के बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स का। शॉर्ट नोट में आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। कोई एक एनबीएफसी का बोलता है शॉर्ट नोट लिख के दो, तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। तो टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, उससे पहले बात करूँगा मैं कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी की। तो कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी इतना कुछ इसमें डिटेल में नहीं है, कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, सीधा से ध्यान रखो। कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ कैरिड आउट। भाई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है नहीं करता, एक तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो एनबीएफसी को बाइफिकेट कर सकते हो, और एक क्या कर सकते हो, जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे बाइफिकेट कर सकते हो। तो अगर अपन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ कैरिड आउट की बात करें तो वहाँ पे डिस्कस वो मतलब वहाँ यहाँ पे ये आपके फॉलोइंग टाइप्स हैं, कुछ 10 टाइप्स दिए हुए हैं एज पर द एक्टिविटीज़ दे परफॉर्म, है ना। जब हम एनबीएफसी का क्या करते हैं, बाइफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ कैरिड आउट, तो वहाँ पे ये कुछ 10 टाइप निकल के आते हैं एनबीएफसी के, जो हम पढ़ेंगे अभी, ओके। बट जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एनबीएफसी को क्लासीफाई कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स के, वेदर एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है नहीं करता, तो वहाँ पे 2 तरह के एनबीएफसी हमारे पास निकल के आते हैं। एक तो वो एनबीएफसी दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, और एक वो एनबीएफसी दैट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स 2 तरह का एनबीएफसी, एक तो वो एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और एक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म, तो वहाँ पे आपको कुछ 10 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हमको जो है बेसिकली ये वाला एनबीएफसी करना है जिसका बाइफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना नहीं करना वो साथ साथ इसमें आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं विद ऑफ टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज।
तो देखो इसको बस सिंपल सा लेके चलेंगे हम, इतना वो मैं क्या कहते हैं इसको डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बहुत सिंप्लीफाइड टर्म में देके चलेंगे। 10 तरह का एनबीएफसी, कितने तरह का एनबीएफसी? 10 तरह का एनबीएफसी। नाम पढ़ लेते सबका एक एक करके। 10 तरह का एनबीएफसी। पहला है असेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, फाइनेंस कंपनी सॉरी, देन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी, एनबीएफसी फैक्टर्स, मॉर्गेज कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, एंड वी कैन से एंड लास्ट वन इज नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो कुल मिला के ये 10 तरह का एनबीएफसी है, ठीक है। ऑल आर दीज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी, सब एनबीएफसी का टाइप है, विच मीन्स ये सभी के सभी एनबीएफसी, ये सभी के सभी एनबीएफसी क्या करते होंगे, वो जो 50-50 क्राइटेरिया था ना उसको फुलफिल कर रहे होंगे। समझ रहे मेरी बात को? एनबीएफसी हो तो फिर 50-50 क्राइटेरिया पूरा करोगी, तो यानी ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, विच मीन्स बाय डिफॉल्ट ये सारे एनबीएफसी क्या कर रहे होंगे, 50-50 क्राइटेरिया को क्या कर होंगे, फुलफिल कर रहे होंगे। तो चलो बात करते हैं हर एक एनबीएफसी के बारे में इन डिटेल थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल टर्म्स में हम इसको लेके चलेंगे, तुमको दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास असेट फाइनेंस कंपनी। असेट फाइनेंस कंपनी देखो बहुत सिंपल नाम से बताऊंगा, एसेट फाइनेंस कंपनी नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा एनबीएफसी है। सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा एनबीएफसी है जो क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। किस चीज के लिए? टू बिल्ड असेट्स। समझ में आई बात? ये एक ऐसा एनबीएफसी जो क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। किस काम के लिए? ताकि आप अपनी असेट्स को बना सको, टू क्रिएट सम फिजिकल असेट्स। ऐसी फिजिकल असेट्स, ध्यान देना है ना, ऐसी फिजिकल असेट्स जो कि कंट्रीब्यूट करेगी कहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट नोट में लिखवा रहा हूँ ना, ये लिखते चलना, थोड़ा आसान रहेगा तुमको पढ़ने में, ओके। तो असेट फाइनेंस कंपनी सर एएफसी, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एएफसी, इट इज द टाइप ऑफ एनबीएफसी हु प्रोवाइड्स फाइनेंस for the creation of physical assets who ultimately contributes in economic activities। तो वो क्या हो गया, asset finance company। बोला समझा नहीं समझा? समझा नहीं समझा? समझा ना? एक ऐसा एनबीएफसी क्या करता है, अरे क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। किस काम के लिए प्रोवाइड कर रहा है? अरे ताकि आप फिजिकल एसेट्स बना सको। क्यों? ताकि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर सको। तो ऐसा एनबीएफसी क्या कहलाता है, असेट फाइनेंस कंपनी कहलाता है। असेट को फाइनेंस करने वाला एनबीएफसी। समझे मेरी बात? बोलो समझे मेरी बात? चलो आ जाओ रीड करके देखते हैं क्या यही ऐसा बोल रहा है। द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ दीज कंपनीज इज टू फाइनेंस द असेट्स सच एज मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, जनरेटर्स, मटीरियल इक्विपमेंट्स और इंडस्ट्रियल मशीन्स एक्सेट्रा। स्पेशल नोट, बिजनेस ओवर हियर will be treated as principal business if the aggregate of financing real or physical assets, देखो कौन से assets बोल रहा है, physical assets, supporting क्या, economic activity, and income arising therefrom is not less than 60% of its total assets and total income। लास्ट में क्या बात बोली बताऊंगा, उससे पहले बात तो वही हो गई। देखो ये वो एनबीएफसी क्या करता है, असेट्स को क्रिएट करने में मदद करता है ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर सके। कौन से एसेट्स बना रहा है, लाइक मशीन्स, नाम एग्जांपल आ गया, मशीन्स इज अ फिजिकल एसेट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करती है ना, मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, जनरेटर्स और मटेरियल इक्विपमेंट्स या इंडस्ट्रियल मशीन्स, ठीक है। ये पूरा हुआ। यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे लास्ट में कि नॉट लेस देन 60% ऑफ इस टोटल एसेट, विच मीन्स इसका मतलब क्या है, जो एनबीएफसी केस में, एक नॉर्मल एनबीएफसी केस में जो 50-50 टेस्ट चल रहा था ना, वही एक असेट फाइनेंस कंपनी के केस में वो 50-50 टेस्ट कितना बन जाता है, वो टेस्ट बन जाता है आपका 60-60 टेस्ट, विच मीन्स कि आपकी टोटल एसेट्स का 60% है ना, मोर देन 60% जो एसेट्स है वो किस में होनी चाहिए, एसेट फाइनेंस के अंदर होनी चाहिए, है ना। आपकी जो आपकी टोटल एसेट्स है वो क्या होनी चाहिए, उसका मोर देन 60% किस में होना चाहिए, फाइनेंस के अंदर होना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट्स में होना चाहिए। कौन सी फाइनेंशियल एसेट्स में, जिसने कि क्या करा है, असेट्स को क्रिएट करने में मदद की हो, प्लस उसी
उसी फाइनेंशियल एसेट से आपका जो रिसीट्स है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 60% होना चाहिए। तो कुल मिला के वहाँ जो 50-50 का रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितना हो गया, 60-60 हो गया कि टोटल एसेट्स का इतना इतना 60% और टोटल रिसीट्स का 60% जो है इस इन एसेट्स के थ्रू होना चाहिए। आई बात समझ में, कुछ भी नहीं हुआ, बस 50-50 60-60 हो गया इन केस ऑफ एसेट फाइनेंस कंपनी, याद रखने का। ओके, देन नेक्स्ट आता है सेकंड, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ICUCVC, इन्वेस्टमेंट कंपनी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ऐसा एक NBFC, समझना, ऐसा NBFC जो क्या कर रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, अरे बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, तो देखो, इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट करना। आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के शेयर्स बॉन्ड्स परचेस कर रहे हो, अब तो इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हो, तो वो चीज़। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसा NBFC क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जो क्या करता है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन देम, और वी कैन से बाय एक्वायरिंग सिक्योरिटीज ऑफ दोस इंस्टीट्यूशंस। फाइन, सिंपल है। नाउ थर्ड वन, लोन कंपनी। अरे इसका भी नाम बता रहा है, एज द नेम सजेस्ट, ये भी क्या है, एक NBFC है। ये क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। कैसे, बाय मेकिंग लोन्स अवेलेबल टू दी कंपनीज और टू एनीवन। लोन कंपनी बहुत सिंपल है, समझो। लोन कंपनी का जो है ना मैटर बहुत सॉर्टेड है, बहुत सॉर्टेड। लोन कंपनी ऐसा बोलता मालूम कि तुमको लोन चाहिए, मैं दूंगा लोन, जिस भी काम के लिए, जैसे भी काम के लिए, जब भी लोन चाहिए, कभी भी लोन चाहिए, जिसको भी लोन चाहिए, मेरे पास आओ। समझ लो मेरे बात। लोन कंपनी एक ऐसा NBFC जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, फाइनेंस प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन देकर लोगों को। यहाँ पे आप किसी के शेयर्स वगैरह परचेस नहीं कर रहे हो, डिबेंचर्स एक्वायर नहीं कर रहे हो, मतलब कुल मिला के यहाँ पे ना ही आप उसकी एसेट्स मदद क्रिएट करने में मदद कर रहे हो, नहीं 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 नहीं। लोन कंपनी एक ऐसा NBFC है जो कि क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है किसी भी पर्पस के लिए। चाहे तुमको एसेट्स के लिए लोन चाहिए, चाहे तुमको शादी करने के लिए लोन चाहिए, चाहे तुमको मरने के लिए लोन चाहिए, अरे तुमको जिस भी काम के लिए लोन चाहिए ना, मेरे पास आओ। हर तरह का लोन सोल्यूशन मेरे पास है। कौन, किसके पास, लोन कंपनी के पास। तो देखो, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन whose principal business is providing finance whether by making loans or by making advances or otherwise it does not include an asset finance company। इसमें asset finance company नहीं आता, क्यों, क्योंकि asset finance company लोन देता है किसके लिए, केवल assets फॉर्म करने के लिए। बट लोन कंपनी क्या करता है, लोन देता है किसके लिए, फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी पर्पस। ठीक है, NBFC प्रिंसिपल बिजनेस क्या, फाइनेंस प्रोवाइड करना बाय मेकिंग लोन्स फॉर एनी पर्पस। ध्यान रखना बच्चों ये चीज़ है ना, आए बात समझ में। तुमको शादी करनी है, लोन चाहिए, मिलेगा। हनीमून पे जाना है, लोन चाहिए, मिलेगा। बच्चों को स्कूल भेजना है, लोन चाहिए, मिलेगा। मरना है, मरने के लोन चाहिए, मिलेगा। मतलब कुल मिला के जिस भी चीज़ के तुमको लोन चाहिए ना, वो चीज़ के लोन तुमको इसके पास मिल जाता है। ये होती है लोन कंपनी। लोन कंपनी, आई बात समझ में, बोलो समझ में आ रहा है तुम लोग को, क्लियर है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट, लोन कंपनी के बाद अगला NBFC हमको देखने को मिलता है, वो है बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। अभी व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का ऐसा है कि ये भी क्या है, एक NBFC ही है। सर कोई नई बात तो बताई नहीं, मानता हूँ नई बात नहीं बताई, बट कोई बात नहीं। NBFC है जो क्या कर रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। जैसे समझो मुंबई में मेट्रो जो है इस्टेब्लिश हो रही है, तो मेट्रो इस्टेब्लिश करने के लिए मान लो एक क्या ना, मतलब जिस कंपनी को टेंडर मिला है तो उसको थोड़ा फाइनेंस का ज़रूरत है, उसको फाइनेंस का थोड़ा कमी पड़ रहा है, लोन चाहिए उसको, ताकि मेट्रो काम को टाइमली बेसिस से पूरा कर सके। अभी समझो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट, इट विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो कुल मिला के एक बात तो पता चल गई, ये जो ऐसा NBFC जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन प्रोवाइड करता है ना, वो क्या करता है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट में लोन देता है। अब समझो तुम एक कंपनी जो बहुत बड़े अमाउंट का लोन दे रहा है, तो समझो तुम जो कंपनी हो, तुम्हारा कुछ मतलब तुम्हारा वर्थ तो ज़्यादा होना चाहिए, फिर तो तुम्हारी वैल्यू मतलब तुम्हारी जो शेयर कैपिटल वगैरह है, रिक्वायरमेंट, वो सब बहुत हाई होना चाहिए फिर तो।
तभी तो तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को क्या कर पाओगे, फाइनेंस कर पाओगे। तो ऐसा एनबीएफसी जो क्या करता है, स्पेसिफिकली फाइनेंस प्रोवाइड करता है किसको, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बोलते हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट का फाइनेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, इसलिए इसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स भी है। क्या है वो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, देखते हैं चलो। ओके देखिए ओके एक मिनट, हाँ क्या है रिक्वायरमेंट्स, देखो क्या पहले पढ़ लेते हैं उसको। An NBFC will be termed as an infrastructure finance company if it complies all the following condition। किसी भी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी तभी कहा जाएगा जब वो ये कंडीशंस को क्या करेगा, कंप्लाई करेगा। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, पहला, इट हैज नेट ओन्ड फंड्स, नेट ओन्स फंड, नाउ NOW, ओके, व्हेन इट हैज नेट ओन फंड्स ऑफ ₹300 करोड़ और मोर। एक ऐसी एनबीएफसी जिसका नेट ओन्ड फंड्स, क्या, जिसका नेट ओन फंड कितना हो, 300 करोड़ से ज़्यादा हो, या तो 300 करोड़ हो या 300 करोड़ से ज़्यादा हो, तो वो एक एनबीएफसी होगी। सर यहाँ पे एक टर्म आई नेट ओन फंड, सर ये क्या होता है, बेटा बताएंगे अभी, है ना, अभी आगे चलेंगे तो बताएंगे आपको नेट ओन फंड्स क्या होता है। अभी पूरा फॉर्मूला बताएंगे नेट ओन फंड्स का, डोंट वरी, ठीक है। वैसे ध्यान रखो, जैसे नेट वर्थ होता था ना कंपनीज के अंदर, वैसे ही एक चीज़ है नेट ओन्ड फंड्स, बहुत सिमिलर है उससे, ठीक है। तो अगर आप एक एनबीएफसी हो, कौन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, और आपका नेटवर्थ, नेट ओन फंड्स कितना है, 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो। दूसरा कंडीशन, डिप्लॉयज एटलीस्ट 75% ऑफ इट्स टोटल असेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स। मतलब वो जो 50-50 टेस्ट था ना, यहाँ पे वो टेस्ट कितना बन गया, यहाँ पे वो टेस्ट बन गया है आपका 75-50 टेस्ट। मतलब यहाँ पे आपकी टोटल असेट्स का 75 ऑफ दी असेट्स, 75% ऑफ दी असेट्स जो है किस में होनी चाहिए, इन फाइनेंशियल असेट्स। और वो भी कौन सी फाइनेंशियल असेट्स, जिसने क्या करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करा है, फाइनेंस प्रोवाइड करा है। ओके, तो कुल मिला के जो 50-50 टेस्ट था, यहाँ पे वो टेस्ट कितना बन जाता है, 75-50 टेस्ट बन जाता है, ठीक है। देन थर्ड, आपका मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितना होना चाहिए, ए या इक्वलेंट। ए बहुत अच्छा क्रेडिट रेटिंग होता है, विच मीन्स आप कभी डिफॉल्ट नहीं करोगे। अभी आप इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हो लोन पे, तो अच्छी सी वही है ना, आपका जो है फिर क्रेडिट रेटिंग अच्छा होना मांगता है। तो इसमें एक और चीज़ कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बनने के लिए आपका क्रेडिट रेटिंग, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग है ना, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितना होना चाहिए, ए या उसके इक्वलेंट होना चाहिए, AA, AAA भी हो सकता है। देन CRAR, ये CRAR ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था RBI के अंदर, कि ये वो रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो। यानी ये एक वो रेशियो है जिस पे आपको पता चलता है कि भाई अगर मैंने अपना फंड्स इस कंपनी में एम्प्लॉय किया तो मुझे कम से कम मिनिमम इतना रिटर्न तो यहाँ से मिलना ही है। तो आपका CRAR जो है कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 15% तो होना ही चाहिए, और 15% तो रिटर्न आपको मिलना चाहिए अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो अगर किसी ने आप NBFC में इन्वेस्ट किया है तो उसको 15% का तो रिटर्न मिलना चाहिए, CRAR, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन, ये ऐसी कंपनी, ऐसा NBFC जो ये 4 एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करेगा। कौन कौन सा कंडीशन, 300 करोड़ वाला, 75 to 50 वाला, फिर क्रेडिट रेटिंग ए वाला, और 15% वाला। ऐसा NBFC जो 4 एडिशनल कंडीशन को पूरा करता है, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, उसको आप क्या बोलते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बोलते हो, ठीक है बच्चों। बोलो आया समझ में, दैट्स इट। 75-50 टेस्ट याद रखना, ओके। 300 करोड़ से ज़्यादा का नेट ओन फंड्स। नेट ओन फंड्स क्या होता है अभी आगे चल के हम पूरा डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, पूरा फॉर्मूला समझेंगे उसका, ओके। चलिए नेक्स्ट टाइप के NBFC का बात करते हैं। वेट, नाउ नेक्स्ट कंपनी है, एक्चुअली इसका नाम बहुत बड़ा है इसलिए इसको हाईलाइट करना जरूरी है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, समझ रहे हो, इतना बड़ा नाम है इस NBFC का। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी CIC-NDSI, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसा बोलते हैं, CIC-NDSI। अभी ऑल्दो CIC-NDSI का कोई लिंक नहीं है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से। देखो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब CIC, ND ऐसे लगा दिया,
एंड SI सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा उल्टा चल रहा ही है, समझ रहे हो। सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये इसका नाम है, पर शॉर्ट फॉर्म में लिखते कैसे इसको, हम लिखते हैं CICNDSI। CIC फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, SI फॉर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, ND ऐसे मुफ्त में लगा दिया और लिखता भी उल्टा है इसको, ठीक है। तो ये कंपनी है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये क्या है सर, कुछ भी नहीं है, नाम से मत डरो, नाम से मत घबराओ, ये भी एक तरह का NBFC है जिसका काम है फाइनेंस प्रोवाइड करना। कैसे? बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट, बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट। कहाँ 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 करते हैं इन्वेस्टमेंट? इन कोर एरियाज ऑफ इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, लाइक इंडस्ट्रीज, समझ रहे हो वैसा। तो ऐसी फाइनेंस कंपनी, ऐसा NBFC जिसका जो क्या कर रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है किसको? कोर एरियाज ऑफ द इकोनॉमी को, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन कोर एरियाज ऑफ इकोनॉमी। और उन कोर एरियाज ऑफ इकोनॉमी को यहाँ पे नाम दिया जाता है ग्रुप कंपनीज का, ठीक है, वो चीज़। तो ऐसा कोई NBFC जो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहाँ, कोर एरियाज ऑफ इकोनॉमी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी CICNDSI। अब ये कर रहा है कोर एरियाज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब समझो ये भी कुछ, इसका भी वट कुछ ज़्यादा होगा। तो इसके लिए भी क्या है, कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं कि किसी भी NBFC को अगर CICNDSI बनने का है तो ऐसे मुंह उठाया बन नहीं जाएगा, उसको ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरा करना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा। जैसे ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के इसमें 4 एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है ना, वैसे इसमें भी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरा करोगे तो क्या बनोगे, CICNDSI बनोगे। आए बात समझ में? चलो देखते हैं क्या 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 कंडीशंस हैं। देखिएगा, अ CICNDSI इज एन NBFC विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन? पहला, असेट्स ऑफ NBFC आर 100 करोड़ और अबव। अरे यार तुम है ना क्या करने वाले हो, कोर एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो तुम्हारी कुछ फाइनेंशियल मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो तुम्हारी असेट्स कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 100 करोड़ होनी चाहिए तुम्हारी असेट्स। अगर तुम्हारी असेट्स कम से कम 100 करोड़ है या 100 करोड़ से ज़्यादा है तो तुम एक CICNDSI बन सकते हो। तो पहला रिक्वायरमेंट, असेट्स कितना, ऑफ 300 करोड़, सॉरी ऑफ 100 करोड़ और मोर, ओके। देन at least 90% of its assets are in the form of investment in shares or debt instruments or loans in group companies, and out of the 90%, मैं एक साथ पढ़ देता हूँ इसको फिर अच्छे समझाऊंगा ये करके ना, and out of the 90%, 60% should be invested in equity shares or those instruments which can be compulsorily converted into equity in next 10 years. And last condition भी पढ़ लेते हैं पहले, फिर एक साथ पूरा बता देंगे। Such companies do accept public funds. हमने देखा था ना NBFC को बाइफिकेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो वहाँ देखा था ऐसा NBFC जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा NBFC जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो CICNDSI एक ऐसा NBFC है जो क्या कर सकता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ओके। इट कैन एक्सेप्ट पब्लिक फंड्स। नोट दिया हुआ एक कि इट डज नॉट ट्रेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, डेप्ट और लोन्स इन ग्रुप कंपनीज एक्सेप्ट थ्रू ब्लॉक सेल फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ वीकेंड इन्वेस्टमेंट। अब पूरा समझते हैं क्या चीज़ है। देखो एक ब्लैंक पेज निकालते हैं इसके लिए, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा तुमको इसके अंदर। वेट, हाँ समझना बच्चों यहाँ पे है ना। देखने का बात किसी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे CICNDSI की। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सबसे पहला कंडीशन, आपका असेट्स कितना होना चाहिए, 100 करोड़ और अबव। दूसरा कंडीशन, 90% ऑफ द असेट्स, 90% ऑफ द टोटल असेट्स किस में होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर होना चाहिए। समझ रहे हो, यानी कि जो आपका 50-50 टेस्ट था,
इन केस ऑफ CIC NDSI वो 50-50 टेस्ट क्या बन गया यहाँ पे, वो टेस्ट बन चुका है यहाँ पे आपका 90-50 टेस्ट। क्या आपकी टोटल एसेट्स का 90% ऑफ दी एसेट्स जो है, आपकी टोटल एसेट्स का 90% ऑफ दी एसेट्स जो है वो किस में होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर होना चाहिए। कहाँ इन्वेस्टमेंट के अंदर, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए, आपकी टोटल एसेट्स का 90% एसेट्स किस में होना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट्स। और वो फाइनेंशियल एसेट्स भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, किसके अंदर, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर, कोर एरियाज के अंदर, इकोनॉमी के कोर एरियाज के अंदर, जिसको हम ग्रुप कंपनीज बोलेंगे। ओके, ये हुई बात। फिर उसमें एक बात बोली, आउट ऑफ दिस 90%, आउट ऑफ दिस 90%, मतलब ये 90% का आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ भाई किसी का शेयर परचेज करा, किसी का बॉन्ड्स एक्वायर करा, किसी का डिबेंचर लिया, किसी को लोन दिया, कुछ भी, तो ये तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट्स हो गया। तो 90% ऑफ योर टोटल एसेट्स किस में होना चाहिए, इन सब के अंदर होना चाहिए। एंड आउट ऑफ दिस 90%, आउट ऑफ दिस 90%, यानी ये जो इन्वेस्टमेंट किया ना आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट है ना, ये आउट ऑफ दिस 90%, 60%, मतलब इसको बाइफिकेट कर लो यहाँ पे, 90% को हम बाइफिकेट कर रहे हैं, जो 90% है ये 60% जो है, और जो रिमेनिंग जो 30% बचेगा है ना, तो 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, 60% ऑफ द असेट्स। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का 60% नहीं ले रहे हो, समझना, 90% का 60% नहीं है। आपकी जो टोटल एसेट्स थी ना, जिसको 90 और 10 में आपने बांटा था, उस 90 में से 60% का जो हिस्सा है उसकी बात कर रहे हैं। यानी 60% ऑफ द असेट्स जो है, और 30% ऑफ दी एसेट्स, तो इन दोनों को मिलाओगे 60 और 30 को, तो 90% ऑफ दी एसेट्स आ जाएगा ना, वो चीज़। यहाँ पे 90% का 60% नहीं करेंगे, तो 90% का 60% करोगे तो 54 आता है, वो नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। 90 को हमने दो में बांटा है, 60 और 30, 60% ऑफ दी एसेट्स एंड 30% ऑफ दी एसेट्स, ये दोनों को मिला के 90% ऑफ दी एसेट्स इन्वेस्टमेंट है। तो इस इन्वेस्टमेंट का मतलब इस इन्वेस्टमेंट में जो 60% ऑफ दी एसेट्स है, इट शुड बी इन दी फॉर्म ऑफ इक्विटी। यानी 60% का जो असेट्स का जो मतलब 60% जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, फाइनेंस जो मतलब 60% जो आपकी फाइनेंशियल जो असेट्स है ना, वो जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो किसकी कंसिस्ट होना चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी इक्विटी के अंदर। मतलब या तो इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, आपके पास 60% के इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि क्या है, कन्वर्टेबल है, किसमें, इनटू इक्विटी। कितने सालों में, विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू, ठीक है। यानी समझो मेरे पास, अगर देखो एग्जांपल समझना, अगर मेरे पास 100 करोड़ की एसेट्स है ना, तो 100 करोड़ की एसेट्स में 90 करोड़ का तो जो मेरा एसेट्स है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर है, और 10 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा फिक्स्ड एसेट्स है या करंट एसेट्स है। और ये 90 करोड़ का भी जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें 60 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा मेरा वो इक्विटी के अंदर है, और 30 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उन सब में है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ऐसा तो ये बोल रहा है। ओके, तो 60% ऑफ द एसेट वो या तो इक्विटी के अंदर होनी चाहिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए, यानी कि ऐसे कुछ प्रेफरेंस शेयर्स जो क्या हो जाएंगे, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, कब, एट अ लेटर डेट। और बट ध्यान रखना, वो इक्विटी शेयर्स मतलब वो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होनी चाहिए इनटू इक्विटी विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और बाकी जो 30% ऑफ द एसेट्स है वो होना चाहिए किसके अंदर भाई, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, है ना, वो सब चीज़। तो ये है कंडीशन आपका। और लास्ट में बोल ही रहा है ये कि भाई जो है आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, यानी आपने जो ये शेयर्स वगैरह परचेस करे, डिबेंचर्स परचेस करे, इसको आप बेचोगे नहीं, इसमें आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, है ना, इसमें आप ट्रेड नहीं करते हो। कब तक ट्रेड नहीं करते हो, जब तक कि आपका मोटिव क्या ना हो। मतलब समझो हमने जो इन्वेस्टमेंट करा है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हमने जो इन्वेस्टमेंट करा है, इसको हम ट्रेड नहीं करते हैं, इसका हम ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करके रखते हैं, इसको हम किसी को ट्रेड नहीं करते हैं, है ना, बेचते करते नहीं है। बट अगर क्या करना है हमको, डाइल्यूशन करना है, अपनी होल्डिंग का डाइल्यूशन करना है, अपनी होल्डिंग को कम करना है, या समझो
डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम बेच सकते हैं, यानी इसका ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं मतलब। ओके, तो ये था कंडीशन बच्चों फॉर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट को इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसका एसएस ले लो, ठीक है, इसको यहीं पॉज कर लो और ये चीज़ कॉपी कर लो तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि 90-60 क्या कर रहे हैं। नहीं तो मालूम पड़ा तुमने 90% का 60 कर दिया तो तुम्हारा मतलब आएगा 54% ऑफ दी एसेट, तो वो गलत हो जाएगा। हम बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम 100 करोड़ में असेट्स है तो 90 करोड़ का असेट्स इन्वेस्टमेंट के अंदर है, उसमें भी 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में, 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अदर देन इक्विटी। ओके, और इक्विटी या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, ऐसे प्रेफरेंस जो इक्विटी में कन्वर्टेबल है विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ओके, आया समझ में? यस तो पहला कंडीशन हमने पढ़ लिया 100 करोड़, दूसरा पढ़ लिया हमने 90%, तीसरा भी पढ़ लिया हमने 90 और 60। और सच कंपनीज, हाँ ये कंपनी क्या कर सकती हैं, पब्लिक फंड एक्सेप्ट कर सकती है। सबसे छोटी बात जो याद रखने की है कि दीज कंपनीज कैन एक्सेप्ट पब्लिक फंड्स। ओके, एंड नोट तो आपको ये मैंने बता ही दिया कि डाइल्यूशन की व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने कितने तरह का एनबीएफसी कर लिया, 5 तरह का एनबीएफसी कर लिया। एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी सीआईसी एंड एसआईसी, इन दो में हमको कुछ एडिशनल कंडीशन देखने को मिला, बाकी समय तो सिंपल चल रहा था। ठीक है, आगे का जो है कंपनीज हैं हम आगे इसको करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, चलिए 5 हो गए, अब बारी आएगी 6th की।